है, तो क्या कर रहे थे हम लोग? वही जो करते कहते और सुनते चले आ रहे हैं कि जब वक्त होता है तो एहसास नहीं होता, और जब एहसास होता है तो वक्त नहीं होता। मैं साबिर अली और आप देख रहे हैं ILCC अली क्लासेस, और जो एक अलीगढ़ बेस्ड नीट जेई का रेजिडेंशियल कोचिंग क्लास है, और इसके साथ हम लोग AMU जामिया BOC के दूसरी तैयारियां भी कराते हैं। वो लोग जो लोग इंटरेस्टेड हो कॉल करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, मैसेज करें कुछ जानकारी करना हो तो। हम लोग कर रहे थे फिज़िक्स क्लास 12 AC, और पहुंच गए थे हम लोग AC थ्रू कैपेसिटर करने जा रहे हैं। देखते हो क्या है कैपेसिटर। कैपेसिटर का अलग हम लोगों ने वीडियो बना रखा है, कैपेसिटर किसे कहते हैं, क्या होता है। और अब अगर एक ऑल्टरनेट करंट कैपेसिटर से पास करते हैं तो उसमें EMF और करंट का क्या रिलेशन होगा, उसे हम लोग करने जा रहे हैं। ठीक है, तो ज़रा सा हम लोग बताते हैं, हेडिंग डालते हैं AC थ्रू कैपेसिटर। ठीक, कैपेसिटर हम लोगों ने दिखाया था एक पैरेलल प्लेट होता है। ये हमारा एक पैरेलल प्लेट है, और इसको हम लोग अल्टरनेट करंट अगर देते हैं इसके अंदर, ये हमारा अल्टरनेट करंट फीड करते हैं, ये की है इस तरह से। ठीक है, यहाँ से जब चार्ज जाएगा तो इस वाले प्लेट पे, याद है ये प्लेट बेसिकली इस तरह से एक पैरेलल प्लेट है। कितनी बात सुन, इस तरह का एक पैरेलल प्लेट है। अगर हम लोग पीछे से इसको चार्ज देंगे तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, लेकिन चूंकि ये अल्टरनेट करंट है तो जिस वक्त जितना करंट होगा उसी के प्रोपोर्शनल चार्ज इस प्लेट पे आएगा। जैसे मान लो अल्टरनेट करंट हमारा ऐसे फीड करते हैं, तो ये हमारा करंट का, अल्टरनेट करंट का ग्राफ है। तो इनिशियली अगर हम लोग देखते हैं तो अल्टरनेट करंट का वैल्यू 0 होता है, तो जाहिर है जब 0 होगा तो उस वक्त चार्ज भी 0 होगा, इस प्लेट पे चार्ज भी 0 होगा। लेकिन जैसे जैसे ये करंट बढ़ेगा, जैसे जैसे ये हमारा करंट बढ़ेगा, यानी चार्ज बढ़ता जाएगा, चार्ज जब बढ़ता जाएगा तो इस प्लेट पे भी चार्ज बढ़ता जाएगा। इसके साथ ही इधर के प्लेट पे लेफ्ट पे नेगेटिव चार्ज इंड्यूस्ड होगा और राइट पे पॉजिटिव होगा, रिपेल होगा, और वो सर्किट को कंप्लीट करेगा इस तरह से। कितनी बात सुन में, तो कैपेसिटर में जो चार्ज का स्टोर होगा वो अलग अलग टाइम पे अलग अलग होगा। ठीक है, और अल्टरनेट करंट का जिस टाइम पे हम लोग अल्टरनेट करंट को देख रहे हैं उस टाइम पे करंट का कितना मैग्नीट्यूड है, उसी के प्रोपोर्शनल चार्ज स्टोर होगा कैपेसिटर पे। एक मोमेंट पे, एक फॉर द टाइम बिंग के लिए, एक शॉर्ट टाइम के लिए अगर हम लोग देखते हैं अल्टरनेट करंट का, तो एक टाइम पे वेरी शॉर्ट पीरियड के लिए हम लोग ये मान लेते हैं कि ये करंट जो है ना कांस्टेंट है। एक मोमेंट पे वेरी शॉर्ट पीरियड के लिए अगर हम लोग लेते हैं तो ये मानते हैं द करंट इज कांस्टेंट फॉर द वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। नॉट ओनली करंट बट EMF इज ऑल्सो कांस्टेंट एट दैट मोमेंट। जिस तरह से करंट कांस्टेंट होगा EMF भी कांस्टेंट होगा, क्योंकि करंट का EMF के साथ प्रोपोर्शनल वेरिएशन होता है। जिस तरह से करंट वेरी करता है वैसे EMF भी वेरी करता है। ठीक है, तो हम लोग मान लेते हैं लेट द करंट फॉर अ very short period of time, for a very short period of time is constant, then EMF at that time is given as E is equal to E naught sin ओमेगा टी, है ना। ये हमारा ये रिलेशन होता है RMS वैल्यू ऑफ EMF एंड पीक वैल्यू ऑफ EMF। ठीक, कैपेसिटर पे जो चार्ज अगर हम लोग देते हैं तो जितना चार्ज स्टोर करेंगे
उसी के प्रोपोर्शनल पोटेंशियल डेवलप करता है। ठीक है, तो कैपेसिटर में एक मोमेंट पे जितना हम लोग करंट दे रहे हैं उसी के प्रोपोर्शनल करंट होगा। द करंट ऑन द कैपेसिटर विल बी एट दैट मोमेंट इज अ फिक्स करंट। ठीक है, तो फिक्स करंट होगा तो क्या लेंगे इसको, उस पीरियड में जो पोटेंशियल जितना चार्ज हम लोग दे रहे हैं उस प्लेट पे, तो उस प्लेट पे जितना चार्ज है उसकी वजह से कितना पोटेंशियल डेवलप हुआ। ठीक है, सो द पोटेंशियल डेवलप्ड ऑन द कैपेसिटर इज गिवन एज, ठीक है ना, द पोटेंशियल डेवलप on the capacitor for that moment of time is given as, तो जो पोटेंशियल होगा E is equal to Q upon C, ये होता है ना हमारा Q is equal to CV, तो V तो पोटेंशियली कहलाता है, तो हम लोग इसको E से दिखा लेते हैं। ठीक है, अब क्या हुआ, जिस वक्त जितना इस पे चार्ज स्टोर किया गया बाहर के सोर्स से दिया गया, उस चार्ज की वजह से इस पे भी पोटेंशियल डेवलप हुआ। तो जितना पोटेंशियल डेवलप हुआ होगा वो और जो एक्सटर्नल चार्ज दिया गया वो दोनों ही बराबर होंगे। ठीक है ना, तो क्या बताया, द इंस्टेंटेनियस EMF from the source is equal to instantaneous EMF, instantaneous potential drop across the capacitor। ये दोनों सेम होंगे। क्या सेम होंगे, ये फिर से एक बार समझ लिए कि जैसे इंस्टेंटेनियस ईएमएफ हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं बाहर से, यहाँ से इंस्टेंटेनियस ईएमएफ का मतलब चार्ज फ्लो करा रहे हैं हम लोग, पोटेंशियल दे रहे हैं तो चार्ज फ्लो करा रहे हैं। एक मोमेंट पे वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए जितना चार्ज चल रहा होगा वो बाहर से चार्ज आएगा, उस चार्ज की वजह से इस प्लेट पे कैपेसिटेंस पोटेंशियल डिफरेंस जो है डेवलप करेगा, वो पोटेंशियल डेवलप। ठीक है, जितना ये पोटेंशियल देगा उसी के प्रोपोर्शनल वहाँ पे भी चार्ज स्टोर होगा और स्टोर की वजह से उस पे कैपेसिटर पे पोटेंशियल डेवलप होगा, यानी वो दोनों बराबर होंगे। यानी सोर्स से जो ईएमएफ दिया जा रहा है वो और उस प्लेट पे कैपेसिटर के प्लेट पे ईएमएफ या पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा वो दोनों ही सेम होंगे। तो वो हमने देख लिया, द इंस्टेंटेनियस ईएमएफ from the source is equal to instantaneous potential drop across the capacitor। ठीक है ना, पोटेंशियल ड्रॉप पोटेंशियल डेवलप across the capacitor दोनों बराबर होंगे। कितनी बात सुन में। अब ये बताया क्या कि ये तो E जो हम लोग यहाँ से लेते हैं, ये E जो है यहाँ से ले लेते हैं, ये E है। ठीक है ना, ये सोर्स की वजह से है, और जो पोटेंशियल यानी कि कैपेसिटर पोटेंशियल डेवलप करेगा V दिखाएंगे हम लोग, यहाँ से V ले लेंगे तो, और V को Q अपॉन C भी लिख सकते हैं। लेकिन ये जो E है ये सोर्स का EMF है इंस्टेंटेनियस, और ये Q/C ये पोटेंशियल डेवलप हुआ है जो सोर्स से चार्ज आया है, करंट आया उसकी वजह से, ये दोनों बराबर किया। ठीक है ना, और यहाँ पे क्या है, ये जो है EMF या ये इसके हिसाब से ये हम लोगों ने Q इज इक्वल टू C/V, तो V को हम लोगों ने E दिखा दिया यहाँ पे, तो ये Q/C इज इक्वल टू V होगा, Q/C इज इक्वल टू V होगा। V को हम लोग यहाँ से ऐसे दिखा रहे हैं, तो जो कैपेसिटर पे पोटेंशियल ड्रॉप हुआ है या पोटेंशियल डेवलप हुआ है उसको हम लोग E से दिखा दे रहे हैं Q/C के बराबर। और ये जो है एक अलग चीज़ है, जो सोर्स है EMF आ रहा है वो, और जो कैपेसिटर पे चार्ज स्टोर हो वो V, ये दोनों बराबर हो। V को रिप्लेस दे रहा है Q/C से। कितनी बात सुन में। आगे चले हम लोग, आगे दे रखा है ये, अगर हम लोग E को C को इधर क्रॉस करते हो Q इज इक्वल टू C इंटू E ले लेंगे।
Q इज इक्वल टू C इंटू ई कर लेते हैं। ठीक, आगे हम इधर से मिटाते हैं, इधर मिटा दूं, यहां देखिए Q इज इक्वल टू C इंटू ई है। ई जो है ना इंस्टेंटेनियस ईएमएफ ऑफ द सोर्स है, और इंस्टेंटेनियस ईएमएफ को हम लोग हटाकर इसको लिख सकते हैं Q इज इक्वल टू C ई नॉट साइन ओमेगा टी, ऐसे लिख सकते हैं। अगर हम लोग करंट देखना चाहते हैं कि उस मोमेंट पे जिस वक्त हम लोगों ने ये करंट को कांस्टेंट बट ईएमएफ को कांस्टेंट लिया है, उस वक्त करंट कितना होगा, तो इसको टाइम से डिफरेंशिएट कर देते हैं। ठीक है, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो क्या होगा डी क्यू अपॉन डी टी, ये हो जाएगा, और ये भी आएगा डी अपॉन डी टी सी ई नॉट साइन ओमेगा टी। डी क्यू अपॉन डी टी को लिख सकते आई करंट, करंट एट अ पर्टिकुलर मोमेंट ऑफ टाइम। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो सी एंड ई नॉट, ये तो बाहर निकल के आ जाएगा, सी एंड ई पीक वैल्यू, ये बाहर निकल के आ गया। साइन को डिफ्रेंशिएट करते हैं तो कॉस आता है, कॉस ओमेगा टी, साइन का किया कॉस आया, ओमेगा टी साथ में आ गया। ओमेगा टी को अलग से करेंगे तो ओमेगा आएगा, तो मल्टीप्लाई में आता है, वो डिवाइड में तो इंटीग्रेशन में आता है, मल्टीप्लाई में आता है जब डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो ये मल्टीप्लाई कर दिया हमने। इसको अब हम लोग आगे इधर लेके आ जाते हैं, तो आई इज इक्वल टू ओमेगा सी ई नॉट कॉस ओमेगा टी, ये आ जाता है। कितनी बात सुनिए, इसे हम लोग अरेंज करके लिखते हैं आई इज इक्वल टू ई नॉट 1 अपॉन ओमेगा सी कॉस ओमेगा टी। ये समझ में आएगा, 1 अपॉन ओमेगा सी किया, रेसिप्रोकल तो करेंगे तो दोबारा वो यहीं पहुंच जाएगा। ये एक लिखने का तरीका है। कितनी बात सुन में, इसको हम लोग एक्स सी ले लेते हैं, कैपिटेटिव रिएक्टेंस बोलते हैं। उधर से मैं मिटा दे रहा हूँ थोड़ा सा, क्या दे रखा है ये, आई इज इक्वल टू ई नॉट एक्स सी कॉस ओमेगा टी। एक्स सी को कहते हैं रिएक्टेंस ऑफ कैपेसिटर, और कैपिटेटिव रिएक्टेंस, कैपिटेटिव रिएक्टेंस एक्सेल को बोलते हैं। ये जो है आई, और ये ई नॉट है, ई पीक वैल्यू है, और ये रेजिस्टेंस की जगह पे है, तो ई नॉट ईएमएफ जो ई मैक्सिमम है, और ये हमारा ये रेजिस्टेंस की जगह पे है एक्स सी। तो इसको अगर हम लोग करते हैं तो ये करंट पीक करंट के बराबर होगा, ये पीक करंट के बराबर होगा, मैक्सिमम करंट का। लेकिन ये जो है कॉस ओमेगा टी है ये, और जबकि ईएमएफ हम लोगों ने लिया था ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। तो ये जो इंस्टेंटेनियस ईएमएफ है वो तो साइन में दिखा रहे हैं, और यहाँ पे जो इंस्टेंटेनियस करंट आएगा इसको आई इज इक्वल टू आई नॉट कॉस ओमेगा टी, ये कॉस में है, तो दोनों का एंगल का डिफरेंस है। हम इस कॉस को साइन में चेंज करेंगे। एक आइडेंटिटी दे रखा है, कॉस को साइन में कैसे करेंगे, साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा, ये एक आइडेंटिटी है ट्रिग्नोमेट्री में। जान लीजिए, समझ लीजिए, डराइव हम करके दिखा रहे हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि आपके एग्ज़ाम में आए, मगर हाँ इनको यूज़ करके एक फॉर्मूला हम लोग ड्राइव कर लेंगे, और फिर उसको ड्राइव करने के बाद एक आइडिया को बताएंगे। उस आइडिया को समझना बहुत ज़रूरी है,
ठीक है ना। ये कम समझ में आ रहा है क्योंकि आप लोगों के पास बायोलॉजी है, तो ट्रिग्नोमेट्री कहाँ से याद करेंगे, नहीं भाई। तो बहर लेकिन उसको करने के लिए तो बताना ही पड़ेगा। तो क्या समझ में आई, इस कॉस थीटा यानी थीटा मतलब ओमेगा टी को हटा के साइन पाई, तो इसको हम लोगों ने लिखा आई नॉट साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा, ठीक है। या इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2, ये सही है, बिल्कुल सुटेबल है लिखा, ठीक है ना। ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2, ये हमारे साइन कॉस ओमेगा टी के बराबर हो जाएगा। अब ये दोनों करंट भी साइन के टर्म में आ गया और ईएमएफ भी साइन के टर्म में आ गया। तो ये है इंस्टेंटेनियस करंट इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2, किस में, कैपेसिटर में करंट। और ईएमएफ दे रखा ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। जब इसको हम लोग कंपेयर करते हैं तो क्या देखते हैं कि करंट में 90 डिग्री प्लस हो रहा है, यानी जब भी कभी ऑल्टरनेट करंट को कैपेसिटर से पास करेंगे तो ईएमएफ एंड करंट के बीच में 90 डिग्री का डिफरेंस होगा और करंट 90 डिग्री से लीड करेगा ईएमएफ को, करंट 90 डिग्री से लीड करेगा ईएमएफ को, जो रिलेशन है। तो इसका मैं नोट लिख रहा होता हूँ, हेयर आई लीड्स द ईएमएफ इंस्टेंटेनियस बाय पाई बाई 2, ठीक है ना। करंट जो है ना 90 डिग्री से लीड कर रहा है, ठीक है। कितनी बात में, अगर इसका हम लोग वेव डायग्राम बनाए करंट का और ईएमएफ का, तो इसको मैं बना के दिखा रहा हूँ यहाँ पे। ये हमारा ईएमएफ है, ठीक है ना। ये ईएमएफ से दिखा रहे हैं, E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, ये हमारा ईएमएफ से दिखा रहे हैं। लेकिन यहाँ पे जब करंट को प्लॉट करेंगे तो करंट 90 डिग्री से लीड कर रहा है, यानी यहाँ पे ईएमएफ 0 पे है तो उसी वक्त करंट मैक्सिमम पे है। जब करंट मैक्सिमम पे है और सॉरी ईएमएफ मैक्सिमम पे है तो उस वक्त करंट 0 हो जाएगा, ठीक है। और जब ईएमएफ 0 हो जाएगा करंट उस वक्त मैक्सिमम यहाँ हो जाएगा। फिर यहाँ पे जब करंट मैक्सिमम हो जाएगा तो करंट सॉरी ईएमएफ मैक्सिमम हो जाएगा तो करंट 0 हो जाएगा। और फिर जब यहाँ पे करंट ईएमएफ 0 हो जाएगा तो उस वक्त करंट मैक्सिमम होगा। तो अगर हम इसको ऐसे प्लॉट, ये ऐसे आएगा हमारा ईएमएफ, करंट आ जाएगा ये आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। इसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। देखो यहाँ पे ईएमएफ 0 था तो करंट 90 आगे चल रहा है, ईएमएफ बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम हो गया तो करंट 0 पे आ गया, ये यहाँ पे 0 पे आ गया करंट। फिर ईएमएफ जो है ना घटते घटते 0 हो गया तो करंट मैक्सिमम होगा नेगेटिव डायरेक्शन में यहाँ पे। अब ये जो ईएमएफ था घटते घटते माइनस में चला गया मैक्सिमम, तो ये 0 पे चला गया, ये यहाँ पे। फिर ये ईएमएफ जो है वापस लौट के 0 हो गया तो उस वक्त ये करंट मैक्सिमम हो गया। तो ये हम लोगों ने ऐसे प्लॉट किया करंट को, वेव डायग्राम। और करंट जो है ना 90 डिग्री लीड कर रहा है। अगर हम लोग फेज़र डायग्राम बनाए, फेज़र डायग्राम बनाते हैं तो इधर से नोट कर लिया, मैं मिटाता हूँ थोड़ा इधर से। अरे ये देखिए, ये दे रखा हमारा, ये ईएमएफ ले लेते हैं, ठीक है ना, इफेक्टिव वैल्यू ऑफ ईएमएफ। और ये ओमेगा टी एंगल है, ओमेगा टी है ना, ई इंस्टेंटेनियस ईएमएफ इक्वल ई नॉट साइन ओमेगा टी। तो ये ई जो है ये साइन ओमेगा टी उसका एंगल है ईएमएफ का। लेकिन करंट इसके 90 डिग्री लीड कर रहा है तो इस पर फिर 90 डिग्री हम लोग इधर प्लॉट करेंगे ऐसे, ठीक है ना, ऐसे प्लॉट करेंगे करंट को, इफेक्टिव वैल्यू ऑफ करंट, ठीक है ना। इनके बीच में 90 का एंगल होगा। कितनी बात सुनी। तो कैपेसिटर के अंदर करंट जो है ना 90 डिग्री से लीड करता है, ठीक है। यहाँ पे लिखते हैं इस पॉइंट को, मैं याद रखने के लिए,
in capacitor the current leads EMF by पाई बाई 2। ठीक है ना, ये हमारा एक स्टेटमेंट है कि कैपेसिटर में 90 से करंट लीड करता है। ठीक है, आगे बताया क्या कि अगर AC एंड DC यूज़ करते हैं कैपेसिटर में तो क्या इफ़ेक्ट होगा करंट के लिए, क्या होगा, क्या इफ़ेक्ट होगा करंट पे DC एंड AC अगर यूज़ करते हैं तो। इधर से मिटाता हूँ मैं। यहाँ पे क्या बताया हम लोगों ने कि ये XC जो है 1/ω/C है, 1/2 पाई FC है। ये XC को बोलते हैं हम लोग कैपिटेटिव रिएक्टेंस, कैपिटेटिव रिएक्टेंस। ठीक है ना, कैपिटेटिव रिएक्टेंस। ठीक, अब क्या बताया कि ये अगर फॉर DC, ठीक है, DC में फ्रीक्वेंसी कितना होता है 0, और अगर यहाँ पे 0 लेंगे तो 1/0 इनफाइनाइट, यानी कैपिटेटिव रिएक्टेंस फॉर DC इज इनफाइनाइट। ठीक है, क्या बोलेंगे, द कैपिटेटिव reactance for DC is infinite। इनफाइनाइट का मतलब क्या हुआ, DC पास नहीं करेगा, और DC इज ब्लॉक बाय कैपेसिटर, यानी DC को अगर कैपेसिटर से पास करेंगे तो ब्लॉक हो जाएगा, वो जाएगा ही नहीं। ठीक है, लेकिन बोला क्या, अगर AC के लिए, फॉर AC अगर AC पास करें हम लोग, फॉर AC यहाँ पे फ्रीक्वेंसी होगा कुछ ना कुछ, डिनोमिनेटर में F होगा, F का फ्रीक्वेंसी होगा, तो क्या होगा 1/this, जितना नीचे फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगा वैसे वैसे ये फाइनल वैल्यू कम होता जाएगा। डिनोमिनेटर ज़्यादा होगा तो एज ए होल फाइनल वैल्यू ज़्यादा होता जाएगा। ठीक है, तो क्या बताया, जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा AC का, वैसे वैसे ऑल्टरनेट करंट को कैपेसिटर से पास होना इजी होता जाएगा, इजी होता जाएगा, क्योंकि उसका कैपिटेटिव रिएक्टेंस कम होता जाएगा। नीचे है ना, ये डिनोमिनेटर में है, तो कैपिटेटिव रिएक्टेंस for AC is decreases as frequency increases, as frequency increases। जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ता जाएगा कैपिटेटिव जो रिएक्टेंस है AC के लिए इजी होता जाएगा, ऑल्टरनेट करंट को चलना आसान हो जाएगा कैपिटेटिव रिएक्टेंस में, और DC को ब्लॉक करेगा। ठीक है, कितनी बात समझ में आई, ये इसे नोट करिए। ये था हमारा AC थ्रू कैपेसिटर।